कोयटा, डेरा बुगटी और खुजदार में बारिशों से जानी नुकसानात। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सुई में तूफानी बारिशों के दौरान मकानात की छतें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। सुई में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हुए। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। डेरा बुगटी की तहसील सुई में तूफानी बारिश से खराब सूरत हाल है। महकमा PDMA ने सुई में एमरजेंसी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोयटा खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। 13 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों के केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 51 106 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार की होगी। एतजाज़ एहसन की AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत कह चुकी इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बेइंतहा रुकावटें खड़ी की हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब को मैं समझता हूँ कि बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। मैं बता कर चुका हूँ कि एक तो उनको उसमें दिलचस्पी है कि ये सीटें किसी मखसूस पार्टी को मिले। उसका इजाला तो अदालत को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और वो ही हो सकता है कि वो करेक्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करें। इलेक्शन कमीशन ने इस कदर रुकावटें खड़ी की हैं, इनके बंदे उठाए हैं, उनके हर चीज़ की है। ये इलेक्शन हर दौर में हर वक्त ये होंगे इनके मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर। इद्दत में ने कहा कि इस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतले की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजुका अदालत इद्दत मेनिका केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी PTI इस वक्त सिर्फ इद्दत मेनिका केस में सजा के बायस अडियाला जेल में हैं। 25 नवंबर 2023 को खावर मानिका ने सिविल जज कुदरत उल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अडियाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा है, बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हमने मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया, अब मिसाक मईशत पर भी इत्तफाक होना चाहिए। हुकूमत उनकी थी, ना सिर्फ मेरी इस पेशकश को ठुकराया गया बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो तारीख में हमेशा से अहबाब में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज अगर इनके बानी को अगर वहां पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में वो तारीख में हमेशा स्याहबाब में याद रखी जाएं। आज ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूं कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर उमर अयूब ने जवाब दे दिया, बात तब होगी जब बानी PTI बाहर आएंगे। बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये बजट जो पेश किया गया है ये इनऑपरेबल है। 92% इसने डोमेस्टिक बोरोइंग पे इसने डिपेंड करना है। इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे,
बात तब होगी I think जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। खबर शामिल करें। मुशी वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा है बानी पीटीआई जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ ने कहा हमारा मैंडेट चुराया गया। शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने का कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अगर मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से रास्ता निकलता है। हमें इतला है उनको जेल में मुश्किलात का सामना नहीं। अगर जेल में कोई मुश्किलात हैं तो हम कतन उसका हिस्सा नहीं। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत कर दी। एक करारदाद के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इंसानी हकूक़ की पासदारी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो जमहूरी इदारों, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी इज्तिमा, आज़ादी इजहार और सहाफत की आज़ादी जैसे बुनियादी हकूक का एहतराम करे। करारदाद में पाकिस्तान के अवाम को हिरासत करने, डराने और गैर कानूनी हिरासत की मजम्मत की गई। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी, शहरी या सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी के जरिए जमहूरियत में शिरकत को दबाने की कोशिशों की भी मजम्मत की गई। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान ने करारदाद में कहा कि पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। करारदाद में अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने करारदाद में अमरीका के सदर और वजीर खारजा से मुतालबा किया कि वो जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका का ये पूछना बनता नहीं है कि किसी का इलेक्शन कैसे हुआ, जबकि 2016 और 2022 में अमेरिका की जानिब से भी धांधली के इल्जामात लगाए गए थे। फलस्तीनियों के कत्लेआम की पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। क्या अमेरिका की ये जमहूरियत है? 16 में यही अमेरिका जो है कहते थे कि हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस जो है वो रूस से करवाई गई है या रूस ने किसी से करवाई है। ये रिकॉर्ड पे बात है ना, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा, अगर गलत बात को तरदीद कर दें। उसके बाद 2020 का इलेक्शन है, उसने ट्रंप ने कहा कि ये इलेक्शन रिग हुआ है, रिग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो मैंने ये जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने ट्वीट करके ये याद कराया है। और आज जो कत्लेआम है, जो जेनोसाइड है फ़लस्तीनियों का, उसको फैसिलिटेट अमेरिका कर रहे हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये इंसान दोस्ती है या इंसानी हकूक़ की जो है वो हिफाजत है? तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा पाकिस्तान ने 25 जून को अमरीकी अवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद 901 की मंजूरी का नोटिस लिया है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा मखसूस करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत हरकयात के साथ मुवाफिक नहीं है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई है। कानून की हुक्मरानी की इक़्तिदार का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और फ़ाहम तफ़हीम पर मुबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मावन किरदार अदा करेगा। अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताउन की राहों पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिससे हमारे अवाम और ममालिक दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। कराची में शदीद गर्मी की वजह से बढ़ती हुई अमवात के वाक़यात पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कराची में शदीद गर्मी है, बिजली और पानी न होने की वजह से अमवात हो रही हैं। गुज़िश्ता 7 रोज़ में कराची में 716 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इन अमवात का जिम्मेदार कौन है? हलीम आदिल शेख ने कहा कि गुज़श्ता 15 बरसों में सिंध हुकूमत ने एक दरख्त नहीं लगाया। सिंध के जंगलात भी कटवा दिए, शहरों से भी दरख्त कटवा दिए गए। शहर कराची को ग्रीन करने के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में 18 से 20 घंटे तवील लोड शेडिंग की जा रही है। घर में बिजली नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो शहरी कहाँ जाएंगे? इस शिद्दत गर्मी की वजह से, इस शदीद हीट वेव की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से और घर में बिजली ना होने की वजह से, गर्मी की हालत में पानी ना होने की वजह से 7 रोज में 716 कराची वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत से कहता हूँ, गुज़िश्ता 15 साल में आपने कोई एक दरख्त नहीं लगाया, जंगल कटवा दिए, सब कुछ कटवा दिए। आज जिस अंदाज से 18, 20 घंटे बिजली नहीं है, घर में बिजली ना हो, शदीद गर्मी हो, बाहर निकलना मुहाल हो, तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा?
सिंध असम्बली में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस को तकरीबन 40,000 एहलकारों की कमी का सामना है। वीआईपी ड्यूटीज में शामिल एहलकारों को निकाला जाए तो सिंध के 600 से 700 अफराद पर एक एहलकार आता है। हमें पुलिस नफरी की ज़रूरत है। वो तकरीबन 42,000 पुलिस कांस्टेबल्स अभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हमारे पास वैकेंट है। मुख्तलिफ डिग्नेटरीज की ड्यूटीज में चल रहे होते तो वो एक स्ट्रेंथ यही है। ड्यूटीज में अगर उनको निकाल दें तो अभी 600-700 पर्सन के अगेंस्ट एक पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा। फनकारों और गुलकारों के लिए निजी होटल में कॉपीराइट के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद। फ्रांस, इंडोनेशिया और जापान से आए मंदूबीन ने शिरकत की। आगाही वर्कशॉप का हाल जानते हैं लाहौर से मोहम्मद अली नासिर की रिपोर्ट में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मौसीकारों और तख्लीकारों में कॉपीराइट की अहमियत को उजागर करना था। वर्कशॉप में एशिया और यूरोप से तशरीफ लाए मंदूबीन समेत मौसीकी की दुनिया के मारूफ सितारे बादशाह गजल गुलाम अली, उस्ताद ताफू तसव्वुर, खानुम तरन्नुम नाज, अनवर रफी, रफाकत अली खान ने भी शिरकत की। फनकारों का कहना था हुकूमत कॉपीराइट के कवानीन में आसानियां करे ताकि जायज हक मिल सके। आज का जो इवेंट है ये इसलिए बहुत बड़ा है कि इसमें WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुई है IPO के साथ, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी पाकिस्तान के आर्टिस्टों को। इस वर्कशॉप का मतलब था कॉपीराइट्स के हवाले से आगाही, और जिसकी पाकिस्तान में बड़ी सख्त ज़रूरत है। सारी दुनिया में कॉपीराइट का निफाज हो चुका है, इंडिया में भी हो चुका है, बड़ी सख्ती है, और हमारे यहाँ ज़रा सा मामला अभी तक ढीला है। दुनिया में जो कॉपीराइट इशू है, अगर आपने स्लाइड देखी होगी, पाकिस्तान में उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ 6% है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, वो 100% के ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान में भी उससे जा रहा है। शुरका का कहना था कि फनकारों के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसी वर्कशॉप का इनेकाद जरूरी है ताकि कॉपीराइट बारे आगाही मिल सके। मुल्तान डिवीजन इंतजामिया का अहसन इकदाम। मुनशियात के आदी 13 अफराद को इलाज के बाद न सिर्फ उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया, बल्कि उन्हें बाइज्जत रोजगार भी फराहम किया गया। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश की रिपोर्ट। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर मनशियात बहाली मरकज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकज़ में ज़ेर इलाज नशे के आदी 13 अफराद में टेक्निकल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स और बाइज्जत रोजगार के लेटर तकसीम किए गए। इन 13 अफराद ने मनशियात बहाली मरकज़ में रहकर नशे की आदत से जान छुड़ाई और टेक्निकल कोर्सेज भी मुकम्मल किए थे। मनशियात से निजात पाने वाले अफराद के अहल खाना ने ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आज मेरा बेटा मेरा सहारा बन गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं शुक्रिया अदा कर सकूं पूरी टीम। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने कहा कि मनशियात जैसी लानत ने हजारों घर उजाड़े और नौजवानों के मुस्तकबिल तबाह किए। डिविजनल इंतजामिया मनशियात की रोकथाम और मरीज अफराद की बहाली के लिए फ्रंट लाइन पर है और मजीद भी काम करती रहेगी। तमाम बच्चे जिन्होंने टेलरिंग का कोर्स किया, मैं इंतहाई खुश हूँ कि इनको हम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देंगे और ये अब यहाँ से बरसरे रोज़गार होकर निकलेंगे। ये सिर्फ ट्रेनिंग लेके नहीं निकल रहे हैं, ये जाके इंशाल्लाह ताला रोज़गार पे होंगे। मनशियात से निजात पाने वाले एक लड़के के वालिद ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं, हमारा बेटा सेहतयाब हो गया और इसको रोज़गार भी मिल गया है। अच्छा काम कराया उनको, मेरे बच्चे को, यानी कि इतना अपने कर दिया कि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके, और मैं बहुत खुश हूँ। मनशियात की लानत से निजात पाने वाले एक नौजवान ने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे नशे का आदी बनाया था। मैं इंतजामिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा इलाज किया और काम भी सिखाया है। नहीं, दोस्त सब खत्म कर देंगे, अपना सिर्फ घर में ध्यान देंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे और अपने घर को देखेंगे। तकरीब के ख़िताम पर कमिश्नर मरियम खान ने पास होने वाले अफराद ने सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वुमेन्स इकनॉमिक एम्पावरमेंट फोरम का एहतमाम किया गया।
پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی شریک حیات ڈاکٹر سارہ نعیم نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تقریب میں سفارتکاری، صحت اور طب، آئی ٹی، کاروبار، سول سروس، میڈیا اور ایکیڈیمیا سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز خواتین نے شرکت کی۔ تقریب میں خواتین کو پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے معاون ماحول کی تشکیل سب سے اہم عنصر کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا وسائل رہنمائی اور نیٹ ورکنگ کے مواقع تک رسائی خواتین کو عالمی دنیا میں کامیاب ہونے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ کاروبار میں خواتین کو بااختیار بنانے سے نہ صرف معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جدت اور تنوع کو بھی فروغ ملتا ہے۔ تقریب کی مہمان خصوصی ڈاکٹر سارہ نعیم نے کلیدی کلمات میں کہا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے نہ صرف خواتین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں بلکہ کمیونٹیز اور معیشتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ آصفہ بھٹو نے بطور رکن قومی اسمبلی تنخواہ اور الاؤنسز نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے سیکرٹری قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ خط میں تحریر کیا گیا کہ بطور رکنن قومی اسمبلی کوئی تنخواہ یا الاؤنسز نہیں لوں گی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی تنخواہ یا الاؤنسز جاری کیے گئے تو منسوخ کر دیں۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور سبی میں 48، بکھر، نورپور تھل 47، جبکہ دادو اور کوٹ ادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی اولڈ سٹی ایریا، گارڈن لسبیلا، جمشید روڈ، شاہ فیصل ایئرپورٹ، ماڈل کالونی اور ملیر کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے سے اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ مٹی اور گرد و غبار بھی فضا میں پھیل گیا۔ آندھی کا جھونکا لگتے ہی کراچی کے متعدد علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری۔ بحریہ ٹاؤن، سرجانی، سائمہ ولاز اور گڈاب ٹاؤن میں گرد آلود آندھی، جبکہ گلشن اقبال اور ایئرپورٹ سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا۔ سابق اسرائیلی سفیر نے دعویٰ کیا ہے کہ کارگل جنگ میں سپورٹ پر بھارت غزہ جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں بھارت میں بطور اسرائیلی سفیر خدمات انجام دینے والے ڈینیل کارمن نے کہا کہ اسرائیل ان چند ممالک میں سے تھا جس نے کارگل جنگ کے دوران بھارت کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ ڈینیل کارمن کا کہنا تھا کہ بھارتیوں کی جانب سے ہمیشہ یاد دلایا جاتا تھا کہ اسرائیل کارگل جنگ کے دوران ہمارے ساتھ تھا۔ بھارتی کبھی اس بات کو بھول نہیں سکتے اور اب وہ ممکنہ طور پر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ سابق اسرائیلی سفیر کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے غزہ جنگ کے لیے ڈرونز اور گولہ بارود اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں، چین کی جانب سے چاند پر بھیجے جانے والے تحقیقاتی مشن کی زمین پر واپسی کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ سرکاری نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری کردہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس لمحے کو دکھایا گیا جب چاند پر جانے والے تحقیقی مشن کی زمین پر واپسی ہوئی۔ چین کا یہ تحقیقاتی مشن 2 ماہ کے بعد زمین پر واپس آیا۔ یہ مشن منگل کے روز منگولیا کے صحرا میں اترا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔